मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। देश ने एक ऐसा राजनेता खोया है, ऐसा अर्थशास्त्री खोया है, ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री खोया है, जिससे देश को बहुत कुछ आशाएं और विश्वास था। उन्होंने अपने राजनीतिक दायित्व का भी, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में दायित्व का भी और देश को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। हमारे वतन अजीज ने अपने एक खास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल है, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। तो सरदार रहे असरदार, देश इसलिए कर रहा है उनको याद। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो कार्यक्रम में मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। चंद्रभूषण जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। रतन जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं। पूजा जी सपा का चेहरा है और आलोक पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मैं इस कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी से कि आज राजनीतिक कटाक्ष, राजनीतिक तू मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा ना हो। बाकी आप सबका विवेक। तो आलोक जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरह से याद किया जाएगा इस शख्सियत को? एक अर्थशास्त्री, एक प्रधानमंत्री, एक वित्त मंत्री, किस तरह से याद किया जाए इस शख्स को? एक जेंटलमैन, एक सीधा साधा सच्चा इंसान, मेहनती, इंटेलिजेंट, मैं इसे इस रूप में याद करूंगा तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक ईमानदार बंदा जो चारों तरफ बेईमान से घिरा रहा है, लेकिन उसको वो बेईमान नहीं बना पाए। इतना ईमानदार व्यक्ति मैंने भारत में नहीं देखा कि उसके चारों तरफ बेईमानी से भरे लोग थे, एक से एक करप्शन के घोटाले ओपन हो रहे थे, लेकिन उस बंदे को काली छू नहीं पाई कम से कम। तो मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह एक भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में एक थे और कांग्रेस की 1950 से लेकर के 1990 तक की जो आर्थिक पाप थे उसको धोने वाले, कांग्रेस की गंगा कहता हूं मैं उनको। जितनी गलतियां जवाहरलाल नेहरू ने की, इंदिरा गांधी ने की, राजीव गांधी ने किया, कभी किसी शख्स को आलोक जी देखा जिसकी इतनी आलोचना हो रही हो और सिर्फ अपनी खामोशी से जवाब दे जाए? पत्रकार एक के बाद एक कड़वे सवाल पूछ रहे हो लेकिन वो अपनी सादगी से कभी डगमगाए नहीं।
कभी देखा ऐसी बिल्कुल, शख्सियत? उन्होंने भारतीय राजनीति में ऐसा अस्त्र दिया कि चुप रहकर भी बहुत सारे प्रहारों को कहा जा सकता है। रतन जी, सरदार रहे असरदार, तभी देश कर रहा है उनको याद। किस तरह से याद किया जाए इस महान शख्सियत को, आपका आकलन? सबसे पहले मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। मुझे याद है आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, जिस दिन मैं नहीं रहा तो ये देश हमेशा मुझे याद करेगा। और वो इतने ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो सदन के अंदर वो बोल रहे थे कि मेरी एक खामोशी 1000 खामोशी के बराबर है। अगर मैं बोल गया, अगर मैंने चुप्पी तोड़ दी तो शायद इस देश में भूकंप आ जाएगा। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि अगर उनसे गलतियां होती थी तो सर को झुका के और माफी मांग लेते थे। वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि आज भी मेरे पास एक नोट है 100 की, मैं देख रहा था, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, उसमें उनके हस्ताक्षर है। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसके ऊपर काफी प्रहार हुआ 10 सालों तक, उन्हें क्या क्या कहा गया, रेन कोट पहनकर कैसे नहाते हैं, क्या क्या कहा गया, मौन मोहन तक कहा गया, लेकिन वो शांत रहे क्योंकि वो सरदार भी थे, असलदार थे। उन्होंने आरटीआई लाया, उन्होंने एजुकेशन का अधिकार लाया, उन्होंने आधार कार्ड, आपने बताया आधार कार्ड लाया, न्यूक्लियर समझौता किया अमेरिका के साथ। उन्होंने जो काम किया तिलक जी, वो देश कभी भूल नहीं सकता। यह देश जब तक रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की को याद करता रहेगा। उनकी भरपाई मुझे नहीं लगता कभी पूरी हो सकती है क्योंकि वो एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। उनके मैं घर पे 1-2 बार गया था, उनके बंगले पे मारुति 800 खड़ी हुआ दिखती थी। उसका बहुत किस्से हैं उस कार के, वो अक्सर मिलते थे जी। असीम अरुण ने भी बकायदा उसका जिक्र किया है और बताया है कि उनकी सुरक्षा में वो उनके साथ रहते थे। तब वो जब भी जाते थे BMW में तो कहते थे कि नहीं, यही मुझे सबसे अच्छी कार लगती है। तब बताया जाता कि आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी उनकी निगाहें उसी कार पर होती थी। तिलक जी वो ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि अगर कोई छोटा सा भी कार्यकर्ता उनसे मिलने चला जाता था, उसे भरपूर समय देते थे और बड़ी शिद्दत से उसे सुनते थे। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में न कभी मिला है, न कभी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। चंद्रभूषण जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका योगदान याद कर रहा है हिंदुस्तान। आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को? तिलक जी, सबसे पहले तो मैं अपनी श्रद्धा सुमन और उनको नमन करता हूं। और मेरे लिए तो एक स्मृति ये है कि एक बार मेरी भी उनसे मुलाकात हो गई और वो पल ये मैं आज याद कर रहा था और उस पल को याद करके ये महसूस कर रहा था कि वो सादगीपूर्ण व्यक्ति जिसने अपने जीवन को और अपने विचार को और अपने कर्म को बहुत ही एक संयमित तरीके से अपनी अंतिम यात्रा तक लेकर गया। उस व्यक्ति का निर्माण, देखिए, ऐसे सदी में ही ऐसे लोग भारत जैसी भूमि में जन्म लिया जिसने, और इतना कर्म, उन्होंने कर्म योगी है और जो कर्म वो करके गए और जो कार्य करके गए हैं वो आज हिंदुस्तान के लोग उनको याद कर रहे हैं। और हम सब बड़े ही एक नम आंखों से उनको आज याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो देश के भलाई के लिए, देश की जनता, लेकिन अन्याय भी तो हुआ उनके साथ। इस देश की राजनीति ने उनके साथ अन्याय भी तो किया कि नहीं चंद्रभूषण जी? देखिए, आज का दिन हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस देश से के एक व्यक्तित्व की
को याद करने का है और उसके अच्छे कामों पर चर्चा करने का है। और जो राजनीति, देखिए आज मैं किसी भी राजनीतिक पक्ष या ये देश का ये कोई भी एक टिप्पणी दुर्भाग्य नहीं भी करना है चाहता। कि जब व्यक्ति और- जीवित होता है, चंद्रभूषण जी, जब व्यक्ति जीवित होता है तब उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। प्लीज सबको स्क्रीन पे लीजिए। जब व्यक्ति जीवित होता है तब उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, जब वो चला जाता है तो उसके योगदान को, एक एक क्षण को याद किया जाता है। नहीं चंद्रभूषण जी, सत्य, ये सत्य है। आज आपकी हमारी आलोचना करने वाले कई होंगे और इस दुनिया में कोई अमर तो है नहीं। जाना आपको भी है और मुझे भी है, और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज यही डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हो रहा है। इतिहास ने उनके साथ न्याय किया? शायद नहीं। नहीं पूजा जी, न्यूक्लियर डील का मुझे किस्सा याद आता है और उस वक्त सपा का स्टैंड मुझे याद आता है। नहीं पूजा जी, प्लीज कंटिन्यू। पूजा जी, पूजा जी वो अनम्यूट कर दीजिए। पूजा जी बोलिए आप। जी पहले तो श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और मैं जब ये मनमोहन सिंह जी की जो है मृत्यु हो गई तो मैं और मेरी छोटी बहन बार बार, क्योंकि सब न्यूज में दिखने लग गए कि उनके कार्य क्या थे, तो वो एक इंटरव्यू था उनका और जहाँ पे वो कह रहे थे कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। तो वो मेरी बहन लेकर के आए, मुझे बोले कि ये अगर व्यक्ति बोल रहा होगा तो उसको कैसा फील हो रहा होगा कि जिसमें वो ये वक्तव्य दे रहा है कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। ये जो है उनके वक्तव्य थे। तो हम लोग सोच रहे थे वाकई में, और ये बात सही है कि अगर उनका जो कार्यकाल रहा है 2004 से लेकर के 2014 तक जो वो प्रधानमंत्री रहे हैं, उस कार्यकाल में भी हम लोग तो बहुत छोटे रहे हैं। मेरी स्कूलिंग उस कार्यकाल में खत्म हुई, देखा जाए तो स्कूलिंग से ग्रेजुएशन। तो हमें ये जानकारी ही नहीं होती थी। हम सिर्फ इतना ही जानते थे मनमोहन सिंह जी के बारे में कि उन्होंने देश को मंदी से बचाया था। वो भी तब जब हम ये चैनल्स में या फिर क्रिटिसिज्म देखते थे, क्योंकि आपको पता होता है जब किसी की जो है सरकार बनती है तो उसके बाद में से पूर्व प्रधानमंत्री को या क्रिटिसाइज किया जाता है, तो हमें ये जैसे क्रिटिसाइज किया जाता था तो हमें किसी टीचर ने बताया कि देखिए जब बहुत मंदी थी ना तब मनमोहन सिंह जी ने जो है इसको संभाला था। उन्होंने जो है लेकर के आया हुआ था LPG, जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में हमने जाना कि अभी जितनी चीजें निकल करके आ रही हैं, जो उनकी अच्छाइयों पे बात की जा रही है, ये वाकई में आपने एक बात कही ना कि ये जो है जब आदमी चला जाता है तब हम उसकी अहमियत समझ में आती है। तब हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि आधार कार्ड वो लेकर के आए हुए थे, उन्होंने जो है आपको राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर के राइट टू एजुकेशन तक का सफर तय करवाया। और उसके बावजूद भी अभी कितनी बार मनमोहन सिंह जी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो चुप रहे, पर ये कभी दिखाया ही नहीं गया कि उनका पार्ट जो चुप रह करके वो कार्य करते थे वो कितना वोकल हुआ करते थे। मुझे लगता है कि वाकई में हिस्ट्री उनके साथ में जस्टिफिकेशन कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी हुई है वो जो शख्स अपने काम से ही जवाब दे रहा था सिर्फ नहीं उनके काम को जितना वो वोकल था ना उनका काम, उतना वोकल तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाया। क्योंकि मैं उस जनरेशन में रही हूँ। मैं जो है मैं 2004 से जब 2014 तक प्रधानमंत्री थे तो एक टीनेज का जो माइंड होता है, जो 2004 में क्लास 4 में रही हूँ मैं, उसके बाद में 14 पहुंचते 50 तक ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो टीनेज माइंड मुझे पता है कि उस वक्त क्या उनकी कमजोरी समझ लिया गया, उनके मौन को, उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी समझ लिया गया, तरीके से पोर्ट्रेट किया गया। वो लेकिन हकीकत ये है कि वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये नहीं करना चाहिए था मुझे लगता है। और अभी भी जो है मुझे लगता है बहुत सारे सुधार कर लेने चाहिए कि जो एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बोल सकते हैं, अगर वो आज उनकी मृत्यु ना होती तो हो सकता है कि जो हमारी जनरेशन है उनको पता ही नहीं चलता कि इनके वर्क कितने वोकल थे। क्योंकि हमने उससे पहले जो है क्योंकि सत्ता पक्ष में थे तो विपक्ष क्रिटिसाइज कर रहा है वो देखा। उसके बाद में जब
दूसरी सरकार बनी तो उसको भी हमने सिर्फ और सिर्फ ये सुनते सुना कि ये प्रधानमंत्री थे, चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं किया। पपेट तक बोला गया उनको कि वो एक पपेट है जो कि जो है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उस पर भी आऊंगा बुलाते कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने देश को क्या दिया, उस पर तो चर्चा होनी बहुत जरूरी है आज। लेकिन एक बात मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का यह बयान है और इस बयान को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस मांग में एक सच्चाई छिपी है और वो सच्चाई मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊं, लेकिन उससे पहले प्लीज जरा दर्शकों को संजय सिंह का बयान होगा, प्ले करिएगा। निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में, तो निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। पूजा जी, आलोक जी, रतन जी, चंद्रभूषण जी कहते हैं कि किरदार वो निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाएं। किरदार वो निभाओ जो पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाएं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका जन्म आंदोलन की कोख से पैदा होगी, आम आदमी पार्टी, और वो भी कांग्रेस के खिलाफ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज वही आम आदमी पार्टी की तरफ से पैरवी की जा रही है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पर्दा गिरने के बाद भी किरदार इतना दमदार हो कि लोग तालियां बजाते रह जाएं। वही आम आदमी पार्टी जिसने मोर्चा खोला मनमोहन सरकार के खिलाफ, वही आज कह रही है कि भारत रत्न दो। नहीं आलोक जी? जी, जो आलोचक थे आज वही कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ना होते तो अर्थव्यवस्था आज ये हालत ना होती। आलोक जी? अब आज क्योंकि डिबेट नहीं है, उनकी अच्छाइयों पर ही चर्चा है, तो फिर उसमें सब अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग मृत्यु के बाद सब अच्छा ही कहते हैं। तो उनके चार पक्ष में जब कोई बात ही नहीं करनी है तो मनमोहन सिंह जी ग्रेट आदमी थे, महान थे, और उन्होंने सारे अच्छे काम किए। क्योंकि अब उनकी क्रिटिकली इन्वेस्टन से 4 दिन बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सब उन्होंने अच्छा ही किया। जब वो ये कहते हैं कि देश में संसाधनों का पहला हक केवल माइनॉरिटीज का है, अल्पसंख्यक, मुस्लिम का, वो खुद अल्पसंख्यक थे। कैसे उनको कहा जाए कि मुसलमानों का पहला हक है? ठीक है, अब ये सच है। अब आजकल मेरे हम आज कह रहे तो बुरा लगेगा, इसीलिए मेरा आज तो कंडोलेंस। आलोक पांडे जी, आप जानते हैं अल्पसंख्यक वो भी एक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते थे। हाँ बिल्कुल, सिख कम्युनिटी। बिल्कुल मैं जानता हूँ जी, लेकिन पहला क्यों है? इस देश में हर का हक है ना। मैं माइनॉरिटी नहीं तो मेरा कोई हक नहीं है, या मेरा हक जेल में है। तो गरीब और वंचित, नहीं तो गरीब और वंचित क्या माइनॉरिटी है क्या? कहाँ लिखा कि माइनॉरिटी है गरीब और वंचित? अच्छा, तो गरीब और वंचित, ठीक। संविधान में माइनॉरिटी मतलब गरीब और वंचित नहीं है। पक्षदाता वंचित और गरीब हिंदू नहीं है, इसीलिए उन्हें आरक्षण मिला ना। तो इसलिए आज कंडोलेंस टाइप का है, उसमें उनकी अच्छाई ही बोलना है तो अलग मैटर है, वरना उनके बहुत सारे कंप्लीट वायलेंस बिल लाने जा रहे थे। अगर वो बिल आ गया होता तो इस देश की मेजोरिटी को हर जगह वायलेंस में सिद्ध करना पड़ता कि वो देश में 2 फैक्ट्री नहीं है। कितना अच्छा निर्णय था उनका, लेकिन क्योंकि आज नहीं कहना है तो हम नहीं कह रहे। अगर कोई शख्स इतना बुरा था तब भी देश ने दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए अब ऐसा है ना कि देश को बनाया कि मैडम सोनिया गांधी ने बनाया, उसमें बहुत सारी पंचायत है। मनमोहन सिंह ने स्वयं कहा है कि भाई मैडम जी की इच्छा थी, हम बन गए, और योग्य तो पूरा मुखर्जी थे। तो योग्यता के आधार पर साबित भी तो किया उन्होंने अपने आप को। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया कि सोनिया जी के कहने पर ही वो प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव जी के कहने पर ही वो वित्त मंत्री बने,
वित्त मंत्री। लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत थी जिसे आप दरकिनार करें, वो आपका विवेक। 2004 में जो जीडीपी अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके गए थे और 2014 में वो जीडीपी लोग गए हैं, आप दोनों जीडीपी देख लीजिए। 72,000 करोड़ का कर्ज था। एक मिनट, क्योंकि आप उस विषय में आ गए तो फिर मैं उस विषय में भी चर्चा कर लेता हूं। 55 लाख करोड़ का कर्जा था आलोक जी 2014 में। अब 200 लाख करोड़ का कर्जा है देश पर। बिल्कुल, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। क्या था जब एक फाइनेंस का स्पेशलिस्ट व्यक्ति 70 सालों में 65 सालों में 10वें नंबर की इकोनॉमी बना पाया, और जिसे तो यानी 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, कुल मिला के आप ये कह रहे हो? 2014 के बाद भरारी 5वें नंबर पे चली और 2014 के पहले नंबर पे चल रही थी, पहले गियर पे। 1991 में कौन से नंबर पे इकोनॉमी थी? वो भी जिस नंबर पे इकोनॉमी थी, नहीं, जिस नंबर पे नहीं थी, जिस नंबर पे नहीं थी वो 11वें नंबर पे थी। और अब इकोनॉमी कहां खड़ी है? 5वें नंबर पे जी। और जब मनमोहन सिंह थे 2014 में, देश कंगाली के कगार पे था 1991। लेकिन कौन कंगाली पे लेके गया था? कौन लेके गया था? कांग्रेस ही तो लेके गई थी। यानी मनमोहन सिंह जी का कोई योगदान नहीं रहा आपकी नजर में? ठीक, बहुत अच्छा योगदान है। नहीं तो ये योगदान की तो मैं बात कर रहा हूं आपसे आलोक जी। रतन जी पहले आप, फिर उसके बाद चंद्रभूषण जी आ रहा हूं आपके पास। भारत रत्न देने की मांग। तिलक जी देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भारत रत्न देने की बात की है, जिस प्रकार अरे सुन तो ले भाई, क्यों बीच में कूद रहे हो यार? देखिए तिलक जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भारत रत्न देने की बात की, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन की भूख का उन्होंने घोषणा की, आज पूरा देश जो है एक अलग माहौल बना हुआ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनके किए हुए कार्यों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं जी। आज देश में एक अलग माहौल है। आपने जो चर्चा कराई, मैं इसको साधुवाद करता हूं। लेकिन हमारे मित्र आज पांडे जी बैठे हैं, कल ही उनका निधन हुआ है। आज उनके निधन के बाद उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो दर्शक देख रहे हैं, ऐसा लगता होगा ये मूर्ख व्यक्ति चैनल पे बैठ के उनको गालियां बक रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है। जिंदगी भर आपने कर दिया, कम से कम अगर गाली बात को याद करते, उनके योगदान को याद करते, उनके उनको बखान करते, हम भी अटल जी का सम्मान देते हैं। अगर कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहेंगे, हम लोग उनकी बखान करेंगे, हम कहेंगे कि उनके किए हुए कार्यों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे दुख पहुंचा इस बात का, यह देश का नागरिक होने के बाद कुल से आने वाला व्यक्ति इस शरीफ चैनल पे आके उनको गालियां बक रहा है, उनके योगदान को निकाल रहा है। अरे बंद करो, तुम जैसे लोग कम से कम राजनीति करते हो तो कभी उस समय पे राजनीति करो तो अच्छा लगेगा। यह समय नहीं है राजनीति करने का। राजनीति नहीं होगी। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे भाई हम शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, संस्कार कभी मिला है नहीं तुमको? आज देश मायूस है, आज देश का आंख नम हुआ है। आज हम लोग 7 दिन तक अपने तिरंगे झंडे को आधा गिरा दिए हैं। पूरा देश आज एकदम शोक में डूबा है। अगर कांग्रेस होती है, पांडे जी से निवेदन करूंगा, उनके किए हुए कार्यों पे बात करिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ शांति बनाए रखें। क्या शांति बनाए रखे? आपने गाली दोगे, प्रधानमंत्री को गाली दोगे आप, को नहीं रखने दिया था, गाली दोगे आप, और उनको साउथ में जाके उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा था। रतन जी आलोक जी, एक मिनट, मैं तभी कह रहा था मैं इस बात को
कि हमें इस विषय को राजनीतिक बनाना नहीं है। अगर कुछ नहीं सीखना मनमोहन सिंह जी से तो कम से कम चुप रहना सीख लीजिए। जिस व्यक्ति ने इतनी आलोचना सही हो उसके बावजूद भी आज मीडिया कुछ बोल के देख ले। सच बोल रहा हूं या झूठ? उस व्यक्ति ने आलोचना सही है मौन रह के। चंद्रभूषण जी, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन को 1987 से लेकर 2014 तक और उसके बाद भी 2024 तक उन्होंने बहुत ही अपने जीवन को भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को ठीक करने के लिए जीवन को समर्पित किया। वो व्यक्ति जो 1991 में आया, भारत आर्थिक सलाहकार, अब उनने कुछ दायित्व दिया। उसके बाद फिर जब वित्त मंत्री बने, उसके बाद अटल जी की सरकार आई, उनके कार्यों को लेकर फिर 2004 में से 14 तक वो देश की नब्ज को समझते थे और देश की नब्ज को समझने के साथ साथ वो यहाँ की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार लाया जाए उस पर भी काम करना चाहते थे। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला, उन्होंने वो भी देश के वित्त मंत्री रहे और उन्होंने देश अपने जीवन को यानी आप भी मानते हैं कि वो भारत रत्न मिलना चाहिए? उन्हें मिलना, देखिए मैं जब से उनको मैं पर्सनली भी जान रहा हूँ और 1987 से भारत में सेवाएं देने का कार्य उन्होंने किया। आज 40-50 वर्ष जो व्यक्ति इस देश को समर्पित होकर सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को 72,000 करोड़ का कर्ज माफी का ऐलान हुआ था ना जी। 72,000 करोड़ कर्ज माफी का ऐलान। बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कार्य, कुछ पार्टियों के अपने हिस्से होते हैं, पार्टियों की अपनी वो नहीं। आलोक जी नाराज हो गए थे, मैंने 55 लाख करोड़ के कर्जे का जिक्र किया कि 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और अब 200 लाख करोड़ का कर्जा है, तो वो नाराज हो गए। देखिए, मैं अब इस विषय पर आज चर्चा नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं चंद्रभूषण जी। ठीक है, 11वें नंबर पर जब इकोनॉमी थी और सब कुछ तहस नहस और देश दिवालिया होने वाला था या हो चुका था, आज 5वें नंबर की इकोनॉमी बना ना। बतौर वित्त मंत्री न्यू इंडिया, ग्लोबल इंडिया का जो मंत्र दिया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो दिया। बहुत से रिफॉर्म थे। देखिए क्या होती, एक सरकार जाती, उन्होंने 10 साल देश में शासन किया और उस 10 साल को आगे बढ़ाने का काम दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1999 के बाद 2004 तक काम किया देश में, तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स को आगे लाए। देखिए, जो एक सरकार आती है वो ये नहीं कि आज ही वो पूरी प्लानिंग करेगी और कल से काम चालू हो जाएगा। वो पिछली सरकारों के ही काम को आगे बढ़ाती है और ये एक परंपरा है। देखिए, देश चलाने की परंपरा है या ये लोग देश को चलाने का कार्य, देश के विकास को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। ये किसी म्यूनिसिपैलिटी को चलाने वाले लोग नहीं है। इन्होंने अपने तो यानी कुल मिला के आप भी ये बात कह रहे हैं ना कि उन्हें वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए और वो व्यक्ति आर्थिक सुधारों का इस देश का एक अलग चेहरा है। देखिए, कोई पक्ष हो विपक्ष हो, माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो प्रधानमंत्री बन के गए तो उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री सपा भी यही मांग करती है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए चावला जी, श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी को जो है भारत रत्न तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर
जब जब जो है मंदी की बात आएगी, आर्थिक मंदी की बात आएगी, तब तक मनमोहन सिंह जी का नाम लिया जाएगा कि 1991 में जब देश हमारा बर्बादी के कगार पे था तो उसको जो है वो आदमी कहता डूबते को तिनका सहारा, और यहाँ पे तो पूरी नाव ही बना दी थी मनमोहन सिंह जी ने। और जब भी बात की जाएगी, अगर हम योगदानों की बात कर ले तो जिस तरीके से अभी भारत रत्न दिया जाता है, तो अगर योगदान को देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री जी का योगदान बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और ये जो है इसको एलिजिबल बनाता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। देश को उन्होंने मंदी से बाहर निकाला और उन्होंने ऐसी नीतियां लेकर के अब तक अपनी ही सरकार में रहते हुए अपने ही जो है वो चाहते थे कि पारदर्शिता हो, तभी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, वरना जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं आप जानते कैसे चीजों को। कोई भी आम आदमी भी जो है एक RTI डालता है और सारी चीजों को जान लेता है। पारदर्शिता का उनका पक्ष था, तो कुछ राइट टू एजुकेशन उनके समय में आया। तो जो ये होता नहीं कि बहुत मजबूत जो जरूरी चीजें थी, एकदम नीड ऑफ आवर थी, और नीड ऑफ आवर में उन्होंने परमाणु का भी देख लीजिए आप, तो जो उस वक्त की डिमांड थी उस वक्त वो कार्य किए गए और वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। अगर वो ना किए गए होते तो आपको पता है कि देश आज जो अभी जिस स्थिति में है उस परिस्थिति में नहीं रहता, और देश के प्रति उनका इतना बड़ा योगदान है तो वो भारत रत्न डिजर्व करते हैं। कोई ऐसा फैसला जिसने देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख दिया, जो मनमोहन सिंह जी ने लिया, आपकी नजर में वो कौन सा है और क्यों? मुझे लगता है कि जो है मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो बहुत सारी खामियां मुझे मेरे कॉलेज में दिखती थी, तो मुझे तब जाकर के पता चला कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है 2012-13 में, तो मैंने उसका बहुत प्रयोग किया कि अगर हमारी फीस जा रही है तो कहाँ जा रही है, अगर ये चीज ऐसी हो रही तो जितने सवाल के जवाब थे, तो एट एनी कॉस्ट जो है एक आम जनता को, जिसको उसको लगता है कि वो प्रश्न ही नहीं पूछ सकता है किसी से, और वो जो है एक 10 रुपए का लेता है और प्रश्न 2 प्रश्न होते हैं। मुझे पता है कि एक अगर स्टाफ यूज करते हैं, पहले आप फिर आलोक जी आपके पास आप प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, तो आपने वो प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि ये एक हो गया जिसने बिल्कुल जो है बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। दूसरा जो है राइट टू एजुकेशन, आपकी नजर में बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरी नजर में तिलक जी खाद्य सुरक्षा बिल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाया था, जिसे हम हिंदी में भोजन का अधिकार कहते हैं, जो आज जिस योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखान करते हैं, एक वह योजना और एक मनरेगा, जो 100 दिन की मजदूरों को गारंटी दी जाती है पूरे भारत में। यह 2 योजनाओं का मैं ईमानदारी से सराहना करता हूं, और यह 2 योजनाओं से गरीबों को बहुत जबरदस्त लाभ मिला। आज लोग गरीबों को भोजन मिला और गरीबों को काम मिला। और हमारी बहन ने जो बताया, आज RTI भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा उनका, और यह सब जो उनके कार्य है उसको देश, जब तक ये देश रहेगा तब तक याद किया जाएगा। आलोक जी, आपकी नजर में कोई एक ऐसा काम? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिससे करप्शन को रोकने में बड़ा योगदान दिया, जिसको भारतीय जनता पार्टी आज प्रयोग करके गरीबों तक सीधे 100% पैसा पहुंचा पाती है। वो DBT योजना भी मनमोहन सिंह जी लेके आए। मैं मानता हूँ इससे बड़ी योजना उनका इस समय कोई योगदान नहीं, सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि गरीबों के हाथ में सीधे पैसा 100% पैसा पहुंचाने का जो माध्यम है वो DBT योजना है। विजन तो था, बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, आपकी नजर में कोई एक ऐसा काम जो देश की तकदीर और तस्वीर बनाकर चला गया? राइट टू एजुकेशन जो एक बात कही यहाँ से, वो अच्छी, और सब शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सबको मतलब अपना रोजगार ढूंढने के लिए, अपना स्वरोजगार ढूंढने के लिए और अपने को शिक्षित, सबसे बड़ी एक शिक्षा है जो हम शिक्षित हुए तो भोजन भी प्राप्त कर लेंगे, नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे, है ना। हमारे साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, तो शिक्षा जो सभी को शिक्षा मिले समान, राइट टू एजुकेशन, ये अच्छी चीज थी। और भी जो बातें बताई इन लोगों ने, इसमें भी योजनाएं लाना और उनको फिर आगे ले जाना, वो बात है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी, दहाड़ेगा। तो वो कहावत यहाँ बहुत चरितार्थ होती है और वो होनी भी चाहिए। देश को जरूरत थी इतने वर्षों से, जो अब बाद में आई। कुछ कहना चाह रहे आलोक जी? बोलिए आलोक जी। जी, मैं कह रहा हूँ कि B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक पेट खाली होता है।
तो मुझे लगता है कि जो पैसा होता है डीबीटी स्कीम, वो जब पेट भर देती है तो हम शिक्षा दूसरी जरूरत होती है हमारी। तो भूख से निपटने के लिए, गरीबी से निपटने के लिए पारदर्शी तरीके से पैसा गरीबों तक पहुंचे। पैसा ही नहीं होगा, खाना ही नहीं होगा, तो वो फिर शिक्षा क्या गया? शिक्षा दूसरी है आवश्यकता, पहले आवश्यकता तो जीवित रहना। राजीव जी ने ये बात भी कही थी कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और वहाँ 10 पैसे पहुँचता है, तो उनको वो राजीव जी की कुछ बात याद रही होगी कि ऐसा हमारे नेता ने बोला। तो चलिए, ईमानदारी से बोला तो सही किसी ने। कोई ये कहे, कोई भी, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, कोई ये कहे कि मनमोहन सिंह ने क्या दिया, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा। कोई आपसे ये पूछे कि मनमोहन सिंह ने देश को क्या दिया बतौर प्रधानमंत्री, या फिर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की, तो उनसे 1991 में आर्थिक उदारीकरण का जिक्र करना, 1991 के आर्थिक उदारीकरण का जिक्र करना, देश की जनता और युवाओं को यह बताना कि रोजगार का अधिकार यानी कि मनरेगा 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, उनसे बताना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार दिया, आरटीआई 2005। कोई पूछे मनमोहन सिंह ने क्या दिया, तो उनको बता दीजिएगा कि न्यूक्लियर डील 2005 अमेरिका के साथ करने वाली सरकार, अपनी सरकार को दांव पर लगाने वाले मनमोहन सिंह। कोई पूछे कि मनमोहन सिंह ने क्या दिया, तो बता दीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार, आरटी 2009। आलोक जी, कोई पूछे मनमोहन सिंह ने क्या दिया, जेब में आधार कार्ड है आपके, बता दीजिएगा। पर्स में होगा, पर्स में होगा, होना चाहिए। आधार कार्ड योजना 2009 में शुरुआत मनमोहन सिंह ने की। और फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि मनमोहन सिंह ने क्या दिया, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर भी अगर कोई पूछे तो भोजन के अधिकार का भी जिक्र कर देना, मनमोहन सिंह ने दिया। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो बता देना 2014 तक पोलियो को मुक्त करवा दिया था। आलोक जी, जी चंद्रभूषण जी, गलत तो नहीं कहा? ठीक बात है। आप जो यही मनरेगा 2000 जो मनरेगा लेकर आए, तो यही मनरेगा तो कोरोना काल में सबके लिए जीवनी साबित हुई, जीवन देने वाली नहीं। और जो लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने वाली योजना, जिस पर हमने कहा कि 81 करोड़ लोगों को आज भी हम अनाज देते हैं, मनमोहन सिंह ही तो लेकर आए। नहीं सर, ठीक बात। तो मिलना चाहिए भारत रत्न। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो अभी संजय सिंह का आपने वो पूरा राजनीतिक भाषण है। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी, एक मिनट, उनको भी सम्मान दिया गया, ऐसा नहीं है। सम्मान मिला, जो सम्मान का हकदार है उसको मिलना चाहिए। ये राजनीतिक तूतू मैमे के चक्कर में पड़ेंगे तो सर, सियासत बहुत बेरहम होती है। एक उंगली दूसरों की तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली अपनी तरफ आ जाती हैं। तो इसलिए सियासत बहुत बेरहम है, इसको भूलिए मत। एक मिनट, चंद्रभूषण जी। देखिए, संजय सिंह ने जो कहा है वो पूरी तरह से, अभी कल उनकी अंत्येष्टि होनी है और सरकार को और देश को उनके योगदान के आज जो विषय है, उन्होंने संजय सिंह का एक मुझे बड़ा वो लगा कि आज तो इस तरह की बात कर एक राजनीति की रोटी सेकने जैसा लगा। वो व्यक्ति डिजर्व करते हैं, उन्होंने अपने जीवन को, और ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार, ये मनमोहन सिंह को बोल बोल के, शीला दीक्षित को बोल बोल के इन लोगों ने मतलब क्या क्या नहीं बोला। आप इस मांग के साथ खड़े कि नहीं? मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए इस देश के युवा और लोग अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करें कि एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्री था, सोचिए उस शख्स जिसे कहा गया हो कि
ठीक है, रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाते हैं, देखिए है ना? आप कितनी तीखी आलोचना संदर्भ से कहा गया कि होगा। मौन रहते हैं, वो समझ बोलते सकते नहीं हैं। हैं, मौन धारण रखते हैं, और उनकी चुप्पी आज उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं। लेकिन यह भी सच है, पूरे देश ने देखा कि सब, जब मीडिया सवाल पूछती थी खड़े होकर जवाब देते थे। उनको देखा ना थोड़ी सर, स्वतंत्रता मिलती, खुले तौर पर प्रेस तो कॉन्फ्रेंस और करते थे अच्छा देश के था। प्रधानमंत्री, आलोचना से कभी डरे नहीं चंद्रभूषण जी। जी नहीं, मैं कह रहा हूं उनको और थोड़ी स्वतंत्रता मिलती तो वो और अच्छा करते, और लेकिन उन्होंने सबका सम्मान किया, कभी किसी का को जवाब नहीं दिया, हर परिस्थिति का उन्होंने चुप रहकर सामना किया। ये एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की निशानी है। ठीक, और रतन वो जी, एक इस देश के महापुरुषों में शामिल रतन जी, है जिन्होंने एक बड़े व्यक्तित्व उसी बात का जिक्र करते हैं जो सियासत हमेशा याद दिलाती है कि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला, रिमोट कंट्रोल कहीं और था, और वही रिमोट कंट्रोल से ही सरकार चलती थी। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष की भूमिका में थी, और जग जाहिर है राजनीति में जब तक हम आरोप नहीं लगाएंगे, जब तक हम उनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, तो जो वोट है हमारी तरफ ट्रांसफर कैसे होगा। उस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर आरोप लगाए, उनको क्या से क्या कहा, लेकिन सही मायने में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो जानते हैं कि भारत रत्न के हकदार भी हैं, और भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक रहे जिन्होंने इस देश के लिए काम किया। उन्हीं के सम्मान में आज देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है, और सही मायने में उनके किए हुए कार्यों को आज मीडिया जगत भी याद कर रहा है, सब याद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने अंतिम इंटरव्यू में कहा था, यह देश मेरे प्रति उदार होगा और मैं नहीं रहूंगा तो देश और मीडिया हमेशा मुझे याद करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके किए हुए कार्यों को सब जानते हैं। फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज बहुत सीखने वाली है कि आज जो है जब पूर्व प्रधानमंत्री जी नहीं रहे हैं तो मीडिया उनके कार्यों को चर्चा कर रही है, उससे बात कर रही है। ये चीज मुझे लगता है थोड़ा सा फॉरवर्ड आना पड़ेगा कि आदमी जब है तो जब आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स बोल रहे होते हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये मौन है, तो उस वक्त ये बोल देना चाहिए। ये जिम्मेदारी बन जाती है कि खास करके जो राजनीतिक विश्लेषक हो या मीडिया हो कि ये व्यक्ति ने ये भी डिसीजन लिया था और बहुत खूबसूरत लिया था। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब मनमोहन सिंह जी को जाना और उनके बारे में जाना तो हम राजनीति को नहीं जानते थे, और उनको जैसे पोर्ट्रेट किया गया तो वो ऐसे ही पोर्ट्रेट किया गया था कि वो एक पपेट थे। ये तो सच है ना कि विपक्षी भी उन्हें सीधे तौर पर भ्रष्टाचारी बोलने से डरते थे, आरोप सरकार पर लगते थे, देश के प्रधानमंत्री पर नहीं। ये तो सच है नहीं आलोक जी? बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जो है ये थोड़ा सा फॉरवर्ड होना पड़ेगा। मीडिया को दोष देना, मुझे लगता है अच्छा कार्य क्या किया हुआ। मुझे याद है जब न्यूक्लियर डील हुई थी, मीडिया ने भर भर के उनकी तारीफ भी की थी। जब मनरेगा आया था तो उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ भी की थी, ऐसा नहीं। लेकिन जब उनकी बात की नीचे भ्रष्टाचार होने लगा तो उनको भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। उसका जिक्र तो वो भी करते थे कि भाई एक असहाय सरकार दिखाई देती थी, ये भी सच है। राजा का आप जिक्र कर रहे हैं, तब उस वक्त सरकार असहाय थी। बिल की कॉपी फाड़ दी गई थी तो उनको बड़ा अन्याय हुआ, ये सच है। तो मनमोहन सिंह का सम्मान जब राहुल गांधी ने नहीं किया तो उसके बाद फिर उनके ऊपर हमला थोड़ा ज्यादा तेज हो गया। और वो जगह 2014 में उन्हें खाली करने के लिए कहा गया, इस तरह की चर्चाएं होती है। खैर, लेकिन कुल मिलाकर देखें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन है, क्या शख्सियत रहे। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें और देखें और समझें तो बतौर वित्त मंत्री न्यू इंडिया, ग्लोबल इंडिया का मंत्र देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह सादगी, शालीनता का एक सच है। तकरीबन कंगाल हो चुके देश को 1991 संकट से निकालने वाले टीम के अहम मेंबर जो है मनमोहन सिंह ही थे। जब बतौर प्रधानमंत्री आखिरी बार
मीडिया से बोले तो उन्होंने बस इतना भर कहा, उम्मीद है इतिहास उन्हें सही जगह देगा और नए सिरे से जज करेगा। यही कहा था। उनकी बात में वेदना भी थी, लेकिन कभी आपा नहीं खोया और आज देखिए वही बात है। पूरा देश उन्हें आज याद कर रहा है, लेकिन शिकायत कभी नहीं की। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की पारी कैसी रही, इसका आकलन देश कर रहा है। कहने वाले कहते हैं कि उन्हें कम बोलने की कीमत कहीं ज्यादा अधिक चुकानी पड़ी। कभी विपक्षियों के लिए मनमोहन का मतलब बस, माफ करिएगा, कईयों ने बनाया, जोक बनाया, मजाक बनाया, नफरत की बोरियां उन पर उड़ेल दी गई, किए गए तमाम अच्छे कार्य डस्टबिन में डाल दिए गए। जबकि उनके 10 सालों में जिस जीडीपी का जिक्र आप कर रहे थे, जीडीपी ग्रोथ 8% तक रही। यह भी तो सच है। जब प्रधानमंत्री पद से मुक्त हुए तो दूसरों की तरह मनमोहन सिंह ने कभी किताब नहीं लिखी, आए बाएं साए बयान नहीं दिए, खुद को डिफेंड करने के लिए कोई सनसनीखेज बयान, इंटरव्यू दिया हो तो बताइए। ऐसा करने का ट्रेंड तो रहा है, ऐसा करने का ट्रेंड तो रहा है। रिटायरमेंट के बाद नेता क्या करते हैं? सनसनीखेज बयान, किताब, इंटरव्यू। रिटायर करने के बाद नेता हो, अभिनेता हो, यहां तक की जो अधिकारी है ना, आईएएस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, अपने देश में सिंघम और ईमानदार बनने के लिए किताबें छाप देते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जो मिडिल क्लास फैमिली से आए, रिटायर करने के बाद अपनी दुनिया अलग बसा ली, किताब नहीं छापी। मतलब उनका स्वभाव ऐसा था ही नहीं। हर इंसान अलग होता है, शांत रहना मनमोहन सिंह का स्वभाव था। निश्चित तौर पर उनके योगदान का इतिहास नए सिरे से मूल्यांकन करेगा और सबको करना भी चाहिए। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का आकलन कीजिए, आपकी नजर में वो क्या है। लेकिन मेरी नजर में जानते हैं वो क्या है? सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। आपकी शालीनता भारत की राजनीति में मील का पत्थर है, इसलिए उनको याद किया जा रहा है। वो मौन नहीं थे, वो उनका स्वभाव था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी, आलोक जी, रतन जी और पूजा जी, आप सबका। सरदार रहे असरदार, देश इसलिए कर रहा है यादगार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।